हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक समाजशास्त्र का परिचय। देखिए, आपका यहां पर अध्याय 3 चल रहा था, सामाजिक संस्थाओं को समझना। आज हम यहां पर इसका जो है पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है और क्या क्या नोट डाउन करना है। आपने इस अध्याय के पार्ट 1 में, यानी हमने जो पार्ट 1 कवर किया था, तो वहां पर हमने कुछ संस्थाएं थी जो कि हमारे मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, उनके बारे में जाना था। यानी परिवार के बारे में जाना था, विवाह के बारे में जाना था, नातेदारी या रिश्तेदारी के बारे में जाना था, और कार्य यानी कार्य के बारे में भी आपने जाना था कि कैसे हमारे जो कार्य हैं परंपरागत समाज से औद्योगिक समाज में जब हम आए हैं तो हमारे कार्यों में कैसे परिवर्तन हुआ है, और उसी अनुरूप जो है समाज में भी हमें परिवर्तन देखने को मिला है, वो भी हमने कल जाना था, यानी प्रीवियस अध्याय में जाना था। आज आपकी जो हेडिंग है वो राजनीति है। यहाँ पर हम देखेंगे कि राजनीति मानव जीवन में कैसे यहाँ पर प्रभाव डालती है, मानव जीवन को कैसे नियंत्रित करती है, और मानव जीवन को ही नहीं पूरे समाज में भी इसका अपना एक अहम योगदान है। तो यहाँ पर राजनीतिक संस्थाओं के बारे में जानेंगे। बात करें राजनीति की, तो राजनीतिक संस्थाएं जो हैं इनका सरोकार क्या है, समाज में शक्ति के बंटवारे से है। यानी कि ये माना जाता है कि समाज में जिसके पास शक्ति है वही राजनीति का प्रयोग कर सकता है। तो इसमें दो तत्व या दो संकल्पनाएं इसमें निहित हैं। इसमें दो संकल्पनाएं राजनीति में कौन कौन सी हैं? यहाँ पर पहली संकल्पना है शक्ति की और दूसरी संकल्पना है सत्ता की। यानी शक्ति का अर्थ है यहाँ पे पावर और सत्ता का अर्थ है अथॉरिटी। यानी सत्ता का अर्थ है यहाँ पर अथॉरिटी। शक्ति क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं परिवार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले ही मैं समझा दे रहा हूँ, शक्ति का प्रयोग तभी कर सकते हैं हम जब व्यक्ति पर सत्ता हो, यानी व्यक्ति पर अथॉरिटी हो उसे ऐसा करने की। जैसे परिवार के संदर्भ में हम मान लेते हैं कि माता पिता और उनके 2 बच्चे हैं। अब बच्चे मान लो कुछ करना चाह रहे हैं, बच्चों के बारे में कोई डिसीजन लेना है तो कौन लेंगे? ऑब्वियस सी बात है उनके माता पिता लेंगे, यानी पेरेंट्स लेंगे, और पेरेंट्स में भी पिता लेंगे। ऑब्वियस सी बात है पितृसत्तात्मक समाज में पिता ही लेंगे। तो यहाँ पर पिता के पास क्या है? पावर है, शक्ति है। यानी उनका बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कहाँ पढ़ेगा कहाँ नहीं पढ़ेगा, कब घर आएगा, कब स्कूल के बाद खेलने जाएगा, कौन तय करेगा? पिता तय करेंगे। कोई बाहरी व्यक्ति तय नहीं करेगा। यानी उनके परिवार के संदर्भ में कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए, वो ये कहे कि आपके बच्चे ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि जो बाहरी व्यक्ति के पास अथॉरिटी नहीं है ऐसा करने की, सत्ता नहीं है उसके, मतलब बच्चे के माँ बाप के पास ही सत्ता है, तभी वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर पा रहे हैं। तो शक्ति का हम यहाँ पर अर्थ कैसे देखते हैं? शक्ति को यहाँ पर हम जानेंगे कि शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरों के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है। आपने देखा होगा कई बार आपके परिवारों में आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपकी जो राय है आपके माता पिता से अलग है, लेकिन आपको माता पिता के दबाव में आके अपनी राय बदलनी पड़ती है और अपने माता पिता की राय को मानना पड़ता है। जैसे विवाह संबंध की बात करें हम, लड़कियां जो है मान लीजिए कहीं विवाह संबंध लड़कियों की पसंद के अनुरूप नहीं है, लड़कियां पसंद नहीं कर रही हैं किसी लड़के को, लेकिन अब घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया है तो मजबूरी में शादी करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों कर रही लड़कियां? ऐसा दबाव में कर रही हैं। दबाव किनका है? सत्ता पक्ष का, यानी उनके माता पिता का दबाव है, क्योंकि माता पिता के पास ऐसा करने की शक्ति है। ठीक है, तो यहां पर आप शक्ति को लिख लेना कि शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरों के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है। यहां पर शक्ति के संदर्भ में एक बात और हम यहां पर देखते हैं कि शक्ति समाज में सभी के पास नहीं होती है। यहां पर शक्ति उन्हीं के पास होती है जिनके पास सत्ता होती है, जिनके पास अथॉरिटी होती है। तो किसी समाज में निश्चित मात्रा में शक्ति होती है, और यदि कुछ लोगों के पास है यह है तो दूसरों के पास ये नहीं होगी। जैसे परिवार के संदर्भ में अगर ले लें तो परिवार के संदर्भ में डिसीजन लेने की पावर किसके पास होती है? माता पिता, ऑब्वियसली बात है पेरेंट्स के पास होती है। तो पेरेंट्स के पास अगर शक्ति है बच्चों के भविष्य के बारे में निर्णय लेने की, तो यहाँ पर बच्चे कुछ नहीं कह सकते हैं, बच्चों को अपने माता पिता के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। बात कर लेते हैं कि स्कूल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पर स्कूल का ले लेते हैं, विद्यालय का। विद्यालय में कौन शिक्षक टाइम पर आएगा या नहीं आएगा, बच्चे किस टाइम पर आएंगे, बच्चे क्या पढ़ेंगे, बच्चों की पढ़ाई का शेड्यूल क्या होगा, कौन सा शिक्षक यहाँ पर किस कक्षा में जाकर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ये कौन तय करता है? ये प्रधानाचार्य तय करता है, क्योंकि प्रधानाचार्य को इस बात की सत्ता दी गई है, अथॉरिटी दी गई है कि आप ऐसा कीजिए। आप बच्चों का ही निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो शिक्षक हैं उनका भी निरीक्षण करेंगे, उनके कार्यों को भी जांचेंगे परखेंगे कि शिक्षक अपना कार्य जो है स्कूल में कैसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानाचार्य के पास शक्ति है। कोई बाहरी व्यक्ति के पास शक्ति नहीं है। यानी मान लीजिए कोई अभिभावक आए और किसी शिक्षक की क्लास लगाना स्टार्ट कर दे, उसके पास ये राइट नहीं है। ये राइट किसके पास है? प्रिंसिपल के पास है। यानी मान लीजिए कोई शिक्षक है स्कूल में, और इस शिक्षक में स्कूल में जो है वो अच्छे से अपना कार्य नहीं कर रहा है, तो कोई अभिभावक है जो अपनी शिकायत लेकर आएगा, किसके पास आएगा? प्रधानाचार्य के पास आएगा, क्योंकि प्रधानाचार्य को ये अथॉरिटी साइन की गई है, अथॉरिटी दी गई है कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए और स्कूल में अनुशासन कायम कीजिए।
वैसे ही यहाँ पर हमने देखिए विद्यालय का भी एग्जाम्पल ले लिया, परिवार का भी एग्जाम्पल ले लिया, विद्यालय का मुख्य अध्यापक वही एग्जाम्पल जो भी लिया है। इसी तरह से जो आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर कंपनी के जो कारखाने हैं, कारखाने में खास करके जो प्रबंधक होता है, मैनेजर होता है, उसको ये राइट होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो डिसाइड करे कि कौन क्या कार्य करेगा, उनके कार्यों को निरीक्षण करना, जांचना, परखना। वहीं राजनीतिक दलों की बात कर लें, जो आपकी राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, उनमें जो राजनीतिक दल के अध्यक्ष होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि कौन से व्यक्ति को पार्टी में रखना है, कौन से को बाहर निकालना है, क्योंकि उनके पास ये करने की शक्ति है। वहीं बात कर लेते हैं, यहाँ पर प्रत्येक मामले में व्यक्ति या समूह को उस सीमा तक शक्ति प्राप्त है कि दूसरों को उनकी इच्छा का पालन करना होता है। यानी कि यहाँ पर प्रत्येक मामले में आप ये देख रहे हैं, चाहे परिवार के मामले में हो या किसी राजनीतिक संस्था के मामले में हो या फिर आपके जो विद्यालय संस्था है उसमें प्रिंसिपल को ये अधिकार है, प्रिंसिपल की जो बात है वो शिक्षक को माननी पड़ेगी। अगर आप विद्यालय प्रांगण में हैं, विद्यालय परिसर में हैं और विद्यालय के आप पार्ट हैं, यानी विद्यालय का एक अंग है, तो आपको शिक्षक होने के नाते प्रधानाचार्य की बात को मानना ही पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पर बताई गई, इन लाइनों में यही बात लिखी गई है। ये तो बात हो गई शक्ति की, पावर की बात हो गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे सत्ता, यानी शक्ति का उपयोग हम कैसे करेंगे। देखिए, शक्ति का उपयोग ऑब्वियसली बात है यहाँ करने के लिए सत्ता के माध्यम से किया जाता है। बिना सत्ता के हम शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, यानी जिसे हम अथॉरिटी देंगे वही व्यक्ति यहाँ पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर पाएगा। तो सत्ता को कैसे देखते हैं कि सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है। वैध का मतलब क्या है, जिसे सब लोगों ने सर्वमान्य तरीके से कानूनी रूप से स्वीकार किया है, यानी अर्थात जिसे सही और न्यायपूर्ण माना जाता है। तो यही वही व्यक्ति है, यानी कि प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का किसी ने चुनाव किया होगा या प्रिंसिपल अपनी योग्यता के दम पर आया होगा विद्यालय में, तो प्रिंसिपल के पास पावर है। मान लीजिए कोई पार्टी है, मान लीजिए हम सपोज दैट कोई पार्टी है और उसने लोकसभा इलेक्शन में विजय हासिल की है, लोकसभा इलेक्शन में 272 प्लस सीटें हासिल की हैं, तो अपनी सरकार वो बनाएगी, अपनी सरकार में अपना जो प्रधानमंत्री पद का नाम आगे कर देगी और वो जो सरकार का जो मुखिया होगा उसको पावर है, क्योंकि उसके पार्टी के पास 272 प्लस सीटें हैं, वो जीत कर आई है, ये अथॉरिटी है, संविधान में लिखित रूप से अथॉरिटी है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है, ठीक है। तभी वो जो है सरकार के जो भी यहाँ पर काम हैं वो कर पाएगा, यानी कि जिसके पास अथॉरिटी है वही यहाँ पर शक्ति का प्रयोग भी कर पाएगा, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये संस्थागत है क्योंकि यह वैधता पर आधारित होती है। वैधता किसने यहाँ पर रखी है, वैधता यहाँ पर अगर पार्टी के संदर्भ में बात कर लें तो वैधता आपके संविधान ने दी है। संविधान का कहना यह है कि 50% से एवं जिसके पास यहाँ पर सीटें हैं वही सरकार बनाएगा। तो वैधता किसने दी है, आपके देश में संविधान ने दी है। तो ये तो अर्थ हो गया सत्ता का और शक्ति का, कि राजनीति कैसे चल रही है, सत्ता और शक्ति का उपयोग कैसे हो रहा है, वो आपने देख लिया। अगली सब हेडिंग है आपकी राज्यविहीन समाज। राज्यविहीन का मतलब, ये राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है। जैसा कि आपने पॉलिटी अगर पढ़ी है, मैंने आपको पॉलिटी का अध्ययन करवाया है आपको, तो आपने एनसीईआरटी वाली पॉलिटी अगर कवर की है तो वहाँ बताया गया है आपको डिटेल में कि राज्य का अर्थ जब व्यापक तरीके से लगाते हैं तो हम किसी स्टेट के रूप में नहीं लगाते हैं बल्कि देश के रूप में से इंगित करते हैं। तो हमारे तमाम समाजशास्त्री हैं, सामाजिक मनोविज्ञानी हैं, इनका कहना यह है कि पहले के समय में जो राज्यविहीन समाज थे, यानी कि जहाँ पर रियासतें थी, रजवाड़े थे, वहाँ पर कैसे राजनीति चलती थी। इनका मानना यह है कि भाई पहले के समय में तो जैसे आज की तरह देख सकते हैं सुसंगठित रूप में या फिर एक स्पष्ट रूप में जो आप तंत्र देख रहे हैं, पहले की तरह तो पहले तो था नहीं। यानी आज तो आप देख रहे हैं पूरा संविधान है, संविधान का स्ट्रक्चर डिफाइन है कि कौन क्या कार्य करेगा, मौलिक अधिकार में आपको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, किस तरह से आप अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, पूरा डिफाइन है। पहले के समय में ऐसा नहीं था। फिर ये कैसे चलता था, पहले के समय में जो है नातेदारी, आपकी रिश्तेदारी है, विवाह संबंध है, आवास वगैरह जो गठबंधन वगैरह है या धार्मिक काम जो होते थे, इनके जरिए, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर धार्मिक कृत्यों और समारोहों में मित्रों और विरोधियों की भागीदारी से विभिन्न भागों में विपरीत संतुलन बन जाता था। यानी कि पिछले जो आप उठा के देखें, जो आपका अभी का समय है और आज से पहले का 60 साल पहले का जो समय है, वहाँ पर क्या था, आप अपने परिवार को महत्व देते थे, अपने समुदाय को महत्व देते थे और विरोधी समुदायों को देखते हुए आपके राजनीतिक महत्व या राजनीतिक जीवन के पहलू तय किए जाते थे। यहाँ पर कोई संस्थाएं नहीं थी, कोई प्रॉपर डिफाइंड संस्थाएं नहीं थी। वास्तव में यही संस्थाएं जो थी वो राजनीति का रोल निभा रही थी। तो इसके बारे में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है। केवल यहाँ दिखाया गया है कि राज्यविहीन समाज में भी यहाँ पर राजनीति रही है नहीं रही है, वो बताया गया है। अब बात कर लेते हैं राज्य की संकल्पना। राज्य की संकल्पना कहाँ से निकल कर आती है। देखिए, राज्य वहां विद्यमान होता है जहां सरकार का एक राजनीतिक तंत्र जो है वो एक निश्चित क्षेत्र पर शासन करता है। यानी ऑब्वियसली बात है, हर देश की एक सीमाएं डिफाइन होती हैं
और उस सीमा क्षेत्र में रहने वाले जो देश में अंदर रहने वाले व्यक्ति हैं वो देश के नागरिक माने जाते हैं, जो कि कुछ सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो देश के नागरिक माने जाते हैं, उन्हें नागरिकता प्रदान की जाती है। तो राज्य का अपना एक भू क्षेत्र होता है जिस पर राज्य की सरकार विद्यमान होती है, जैसे आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप यही नोट कर लेना, राज्य वहाँ विद्यमान होता है जहाँ सरकार का एक राजनीतिक तंत्र एक निश्चित क्षेत्र पर शासन करता है। अब यहाँ पर जो सरकार है, सरकार यानी सरकार का अर्थ अभी ऊपर हमने देखा था, तो सरकार जो होती है वास्तव में सत्ता के वैध व्यवस्था से समर्थित होती है और अपनी नीतियों को लागू करने के लिए सैन्य शक्ति के उपयोग की क्षमता रखती है। ये पॉइंट आप लिख लेना। अभी मैं फिर से वही रिपीट करता हूं, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर एग्जाम्पल दिया, लोकसभा इलेक्शन के संदर्भ में एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए किसी पार्टी को 272 सीटें आपको जो प्राप्त होती हैं, यानी 543 सीटें लोकसभा की हैं, उन पर चुनाव हुआ है, और किसी पार्टी को 272 सीटें यहाँ पर प्राप्त होती हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा सीटें हैं। इस हिसाब से या संविधान के नियम के हिसाब से ये अपनी सरकार बना सकता है, ये अपनी पार्टी जो अपनी सरकार बना सकती है। ये क्या करती है पार्टी, ये पार्टी अपने किसी एक व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार आगे कर देती है। अब चूंकि 272 सीटें हैं तो सरकार बनना इसकी तय है। तो यहां पर क्या है, यहां पर वैधता किसने प्रदान की है, वैधता ऐसे जो संविधान ने प्रदान की है, किसी व्यक्ति ने प्रदान नहीं की है। यहां पर 272 प्लस सीटें होने पे कोई व्यक्ति अपनी सरकार बनाएगा, कोई पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, ये कहां पर लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। तो संविधान ने इसे वैधता प्रदान की है। तो ये चीज यहां पर, वही चीज यहां पर आ गई है। तो सरकार बनने के बाद ये हर तरह की जो नीतियां हैं इनको लागू करने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग करने की इसके पास क्षमता होगी इसके पास, तो वो चीज यहां पर बताई गई है। तो पहला पॉइंट और पहले का सब पॉइंट आप लिख लेना। अब यहां पर भी वो प्रकारवादी और संघर्षवादी आपको देखने को मिलेंगे। प्रकारवादी जो है राज्य की संकल्पना ये किस तरह से देखते हैं, देखिए प्रकारवादी दृष्टिकोण है, इनका मानना ये है कि भाई राज्य को समाज के सभी अनुभागों के हितों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। यानी इनका मानना यह है कि राज्य की जो संकल्पना है, राज्य की संकल्पना में हर तत्व जो है स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या की जाती है, हर प्रक्रिया का एक तंत्र बना हुआ है, हर प्रक्रिया के बारे में एक प्रोसीजर पूरा स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो। जैसे हमारे देश में राज्य के संदर्भ में अगर हम देख लें तो हमारे देश में पूरा संविधान है, संविधान ने सरकार के क्या अधिकार हैं, व्यक्तियों के क्या अधिकार हैं, न्यायपालिका के क्या अधिकार हैं, विधायिका के क्या अधिकार हैं, सबके अधिकार डिफाइन कर दिए हैं। तो उसी संदर्भ में प्रकारवादी ये कहते हैं कि भाई राज्य को समाज के सभी अनुभागों के हितों के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। यानी कि हमारा संविधान को अगर उठा के देखें तो आपका संविधान यहाँ पर एक अहम रोल निभा रहा है। संविधान ने आपके चाहे अनुच्छेद 14, 15 हो, समानता के अधिकार के तहत जो भी हैं, तो उनमें सभी नागरिकों को समान माना है, किसी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर अब संघर्षवादी दृष्टिकोण क्या कह रहा है राज्य के संदर्भ में, वो भी देखेंगे। संघर्षवादियों का मानना यह है यहाँ पर कि भाई राज्य को समाज के प्रभावशाली अनुभागों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। यानी ये हमेशा से आलोचना के रवैये से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर गलत इनका भी नहीं है, गलत इनका भी नहीं है। सोचने वाली बात यह है, अगर आप एक चिंतक के रूप में अगर सोचेंगे, अगर आप एक अभ्यर्थी के रूप में सोचेंगे, एक शिक्षक के दायरे से आप सोचेंगे, तो आप ये पाएंगे वास्तव में ये दोनों ही स्थितियां सामने हैं। प्रकारवादी भी हमारे सामने होती है और यहाँ पर संघर्षवादी वाली स्थिति भी हमारे सामने होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संघर्षवादी नहीं है समाज में, बिल्कुल है संघर्षवादी। यानी आप ये देखते होंगे राजनीति में राज्य पर कुछ प्रभुत्वशाली व्यक्ति जो होते हैं, वर्चस्वशाली व्यक्ति होते हैं, उन्हीं का यहाँ पर जो है वर्चस्व स्थापित हो जाता है, सभी को यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। ये बात आप जानते होंगे। तो संघर्षवादी नजरिया भी आपने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर थर्ड पॉइंट नोट कर लिया होगा। आधुनिक राज्य जो आप देख रहे हैं, यानी आधुनिक राज्य जो अभी आप वर्तमान में देश देख रहे हैं, ये आपके जो पारंपरिक राज्य होते थे उनसे कई बहुत ज़्यादा डिफर हैं। यानी आपके आधुनिक राज्य में खास करके प्रभुसत्ता, सोवरेनिटी जिसे बोलते हैं, नागरिकता और अक्सर राष्ट्रवादी विचारों के द्वारा इसे परिभाषित किया जाता है। प्रभुसत्ता का मतलब आप जानते होंगे कि भाई हमारे ऊपर किसी और देश का जो है कोई शासन नहीं है, कोई और देश हमारे मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, हम अपने देश का शासन चलाने में समर्थ हैं। यानी हम यहाँ पर अपने डिसीजन लेने में समर्थ हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई बाध्य नहीं है, किसी का कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं है, तो उसे प्रभुसत्ता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। प्रभुसत्ता को लिखने की जरूरत नहीं है, आप प्रभुसत्ता को तो आपने पढ़ी हो, कई बार पढ़ी होगी, पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो आपने पढ़ी होगी वहां पर। तो प्रभुसत्ता के बारे में वही है कि प्रभुसत्ता का अभिप्राय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य के अविवादित राजनीतिक शासन से। अविवादित का मतलब क्या है कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हम स्वतंत्र हैं अपने डिसीजन लेने में, तो ये प्रभुसत्ता होती है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब प्रभुसत्ता के बारे में कुछ चीजें और बताई गई हैं कि जो शुरुआत में प्रभुसत्ता जो थी, यानी जो शुरुआत में प्रभुसत्तात्मक राज्य थे, शुरुआत से मतलब क्या है, यानी जो राजतंत्र वाले राज्य थे, अभी तो आपका डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जो राजशाही वाले जो राज्य थे उनमें क्या था,
उनमें नागरिकता के साथ राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों का पालन नहीं किया जाता था। यानी वहां पर जो प्रभुसत्ता होती थी, यानी जो भी राज्य थे, जो भी राजे रजवाड़े थे, वहां पर राजा की चलती थी। तो वहां पर राजनीतिक भागीदार तो होता ही नहीं था। राजनीतिक भागीदारी का अधिकार का मतलब क्या है? चुनाव तो होते नहीं है। अब चुनाव होते होंगे तभी तो लोग वोट डालेंगे या उसमें भागीदारी करेंगे, क्योंकि वहां तो वंशवाद वाली परंपरा चली आ रही थी, तो वहां तो मतलब ही नहीं था। साथ ही साथ वहां पर नागरिकों के अधिकारों की बात भी नहीं होती थी कि भाई नागरिक कौन है क्या नहीं है, कोई अधिकारों की बात नहीं होने वाली, क्योंकि वहां पर राजा जिसे चाहेगा उसे अपने यहां पर राज्य में शरण देगा, जिसे नहीं चाहेगा उसे बाहर कर देगा। तो वहां पर ये नहीं थी। लेकिन वर्तमान में आप जैसे जैसे देखेंगे, जैसे जैसे समाजों में, जैसे फ्रांस की क्रांति से ही हम देखें कि फ्रांस की क्रांति से ही ये विचार पनपे हैं। उसके बाद दुनिया भर के विभिन्न देशों में क्रांतियां हुई हैं और हमारे भारत में भी ये क्रांति हुई है। तो स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में ये हमने उदाहरण अपने देख लिए हैं। ऐसे करके हमारे माइंड में ये बात आई है कि हमें अपनी प्रभुसत्ता हासिल करनी है ताकि हम अपने डिसीजन खुद ले सकें। तो प्रभुसत्ता के बारे में बात क्लियर हो गई होगी। देखिए, मैं यहाँ पर ऐच्छिक रूप से बता दे रहा हूँ, जिस व्यक्ति को प्रभुसत्ता का अर्थ ना मालूम हो, जिसने पॉलिटी नहीं पढ़ी है, वो लिख भी सकता है। मेरा यहाँ पर कोई ये नहीं है, मना नहीं है कि आप नहीं लिखें। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो वो नोट लगा के लिख लीजिए। अगर हम लोगों ने तो पढ़ी है, यानी हम सब लोग पढ़कर आए, पॉलिटी में कई बार पढ़ा प्रभुसत्ता वर्ड, ठीक है। तो ये संप्रभुता तो पढ़ा होगा आपने, संप्रभुता प्रभुसत्ता वो एक ही बात है ये। तो ये अगर जिसने नहीं पढ़ा है वो लिख सकता है, और पढ़ा है तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब नागरिकताओं की बात करते हैं। नागरिकता के अधिकार कौन कौन से हैं? देखिए, नागरिकता के अधिकारों में आपके नागरिक अधिकार आ जाते हैं, राजनीतिक अधिकार आ जाते हैं, सामाजिक अधिकार आ जाते हैं, ये सब शामिल हो जाते हैं। नागरिक अधिकार कौन कौन से होते हैं? नागरिक अधिकारों में आपके फंडामेंटल राइट आ जाते हैं, यानी नागरिक अधिकार फंडामेंटल राइट है। राजनीतिक अधिकारों में, यानी फंडामेंटल राइट में क्या है? किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार रहने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता है, आपकी संपत्ति रखने की अधिकार है, कानून के समक्ष न्याय का अधिकार, ये सब अधिकार आपको नागरिक अधिकारों में, इसे हम एक कॉमन रूप से कह सकते हैं फंडामेंटल राइट के तहत आपको दिए गए हैं। राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या है? कि हमारे देश में वोट डालने की आज़ादी है, आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं, आप चुनाव लड़ने की आज़ादी है, ये आपके क्या है? ये राजनीतिक अधिकार है। यानी ये सब चीज़ें हम पहली पॉलिटी में कवर कर चुके हैं। मैं यहाँ पर वही सब चीज़ें बता रहा हूँ कि राजनीतिक अधिकारों में क्या है? चुनाव में भाग लेने, सार्वजनिक पद के लिए खड़े होने, ये सब अधिकार शामिल हैं, ठीक है। आरंभिक वर्षों में ये बात आप सभी को मालूम होगी कि शुरुआत में विभेद किया जाता था। शुरुआत में सभी देशों में जो मतदान था वो सार्वभौमिक नहीं था, सभी के लिए नहीं था, सर्वव्यापक नहीं था, यानी कुछ चुनिंदा लोग ही यहाँ पर मतदान करते थे। लेकिन जैसे जैसे संघर्ष चला है वैसे वैसे यहाँ पर सभी को यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यहाँ पर सभी देशों ने अपना लिया है। यानी आरंभिक वर्षों में महिलाओं को भी यहाँ पर नहीं था मतदान का अधिकार। तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं। अब तीसरे प्रकार की जो नागरिकता का अधिकार है, नागरिकता में 3 तरह के अधिकार आ गए हैं आपके, नागरिक, राजनीतिक। आई होप आप ये चौथा पॉइंट करके आप लिख लेना यहाँ पर बाद बाकी व्याख्या तो आपको पता ही होगी, चौथा पॉइंट करके लिख लेना। और नागरिकता का जो तीसरा अधिकार है, यानी नागरिकता का सामाजिक अधिकार है। सामाजिक अधिकार का मतलब ये है कि हम जिस भी देश के निवासी हैं, तो हमारे देश में हमारी सरकार का ये फर्ज है कि हम लोगों के लिए एक बुनियादी न्यूनतम स्तर की एक कल्याणकारी योजनाएं हमें मुहैया करवाए। न्यूनतम स्तर की योजनाएं जो है, न्यूनतम यानी बुनियादी जो हमारा ढांचा है वो प्रोवाइड कर पाए, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कल्याणकारी अन्य योजनाएं हैं जो कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती हों। तो ऐसे करके हमारे ये सामाजिक अधिकार सुनिश्चित होंगे अगर सरकार ये सब इंतजाम करती है। तो यहाँ पर भैया इनका सरोकार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न्यूनतम स्तर तक आर्थिक कल्याण और सुरक्षा प्राप्त होने के विशेष अधिकार से है, ठीक है। यही बात यहाँ पर बताई गई है जो मैंने अभी आपको दोहराई है। इसमें स्वास्थ्य लाभ आ जाता है, आपका बेरोजगारी भत्ता, न्यूनतम मजदूरी, ये सब चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। ऐसे करके यहाँ पर कल्याणकारी राज्यों का जन्म इन्हीं सामाजिक अधिकारों के तहत किया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर राष्ट्रवाद क्या है? ये तो नागरिकता आपने देख ली। राष्ट्रवाद का हम कैसे समझते हैं? देखिए, मैं पॉइंट नंबर फिर से भूल रहा हूँ, 5वां पॉइंट नंबर आएगा। राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो राष्ट्रवाद को प्रतीकों और विश्वासों के एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक राजनीतिक समुदाय का भाग होने का बोध कराता है। यानी कि राष्ट्रवाद को हम कैसे, प्रतीक और विश्वास, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के प्रतीक एक जैसे हैं या लोगों के विश्वास एक जैसे हैं, तो इस समुच्चय के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ये जो भावना है ये राष्ट्रवाद वाली भावना मानी जाएगी। जैसे ब्रिटिश, भारतीय, इंडोनेशियाई, फ्रांसीसी, ये क्या है? यानी ये अपने अपने क्षेत्र में जो आपकी क्षेत्रीय संस्कृति है उसके प्रति लगाव, प्रेम, तो ये जो भावना है ये राष्ट्रवाद के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव, तो ये राष्ट्रवाद की भावना है। फॉर एग्जाम्पल, यानी आपको ये तो पता ही होगा, हमारे यहाँ 19वीं सदी तक राष्ट्रवाद का विचार पनपा नहीं था कि राष्ट्रवाद होता क्या है, ये विचार हमारे यहाँ लोगों में नहीं पनपा था। 20वीं सदी तक आते आते लोगों के मध्य ये बात फैलने लगी कि हमारा राष्ट्र कभी एक राष्ट्र रहा है, अखंड राष्ट्र रहा है, यानी पूरा भारत नॉर्थ टू साउथ
ईस्ट टू वेस्ट पूरा एक रहा है, एकीकृत राज्य रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे राजा जो हम देख रहे हैं आज वर्तमान में, ये राजा नहीं रहे। वर्तमान से मतलब उस समय में जो राजा जिन जिन रियासतों में लोग रहते थे वो पहले कभी नहीं रही हैं। कभी कभी राज्य हमारा, ये राष्ट्रवादियों ने अवगत करवाया लोगों को भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी कि आपका राष्ट्र तो अखंड राष्ट्र रहा है। ये इन कालों में ये राजा रहे हैं, यहाँ पर पूरा भारत एकीकृत रहा है। आप अपने आप को अलग अलग क्यों देख रहे हो? दक्षिण भारत वालों से कहा, ऐसे करके हर जगह से कहा कि भाई आप अलग अलग क्यों देख रहे हो, आपका राज्य तो एक पूरा एक रहा है, अखंड रहा है। तो ऐसे करके लोगों के मन में भारतीयता के प्रति जो है एक निष्ठा, एक विश्वास जागा और ऐसे के लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना पनपी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में कि 19वीं सदी तक भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। 20वीं सदी के आते आते लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावना जो थी और प्रबल होने लगी हैं। तो ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है, ये आपने लिख ली होगी। और राष्ट्रवाद आप देखेंगे आधुनिक राज्य के विकास के साथ ही ये प्रकट हुआ है, राष्ट्रवाद वाली भावनाएं। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर लिख चुके हैं, राष्ट्रवाद के बारे में भी लिख चुके हैं। ऊपर आपने जो चीजें थी वो हमने नोट कर चुके हैं। अब समाजशास्त्र की बात कर लेते हैं। देखिए, समाजशास्त्र की रुचि केवल औपचारिक सरकारी तंत्र में ही नहीं है। यानी औपचारिक सरकारी तंत्र का मतलब क्या है? केवल राजनीतिक संस्थाएं जो हैं गवर्नमेंट की, उनमें ही नहीं है। ये शक्ति के व्यापक अध्ययन में रही है, यानी किस तरह से जो शक्ति है वो समाज को कैसे प्रभावित करती है, इन सब में भी इसकी रुचि है। ये खास करके भाषा, धर्म, इन सब में भी, ये समुदाय के बीच में भी ये सब चीजें समाजशास्त्र इन सब का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जो है आपके जो राजनीतिक आंदोलन वगैरह हैं, जैसे महिला आंदोलन है, पर्यावरण आंदोलन है, इन सबको भी यहाँ पर कवर करता है। इन सब पर ही यहाँ पर अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में। अगली हेडिंग अब आपकी है वो है धर्म। यहाँ पर धर्म के बारे में जानेंगे। देखिए, धर्म जो है वो काफ़ी लंबे समय से अध्ययन का और चिंतन का विषय रहा है और धर्म भी जो है वो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। मनुष्य के जीवन को धर्मों ने भी प्रभावित किया है। अब धर्म चूंकि किसी एक व्यक्ति का तो विषय है नहीं, धर्म जो है पूरा समाज के द्वारा, पूरे समुदाय के द्वारा माना जाता है। तो इस वजह से भी धर्म यहाँ पर काउंट कर लिया जाता है कि धर्म कैसे मानव जीवन को प्रभावित करता है। यहाँ पर जो धर्म का अध्ययन किया जाता है, यानी समाजशास्त्री जो धर्म का अध्ययन करते हैं, वो ये जो धर्म का अध्ययन करते हैं ये धार्मिक या ईश्वर मीमांसी अध्ययन से अलग होता है। धार्मिक का मतलब क्या है? धार्मिक अध्ययन का मतलब क्या है? धार्मिक अध्ययन में केवल और केवल लोगों के विश्वास, लोग किस रीति रिवाज से अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो सब चीजें हम देख लेते हैं। लेकिन धार्मिक जो यहाँ पर समाजशास्त्री हैं, ये धार्मिक अध्ययन से विपरीत ये अध्ययन के अन्य तरीके अपनाते हैं। इन अध्ययन के अन्य तरीकों में क्या हो सकता है? आनुभविक अध्ययन या फिर तुलनात्मक पद्धति। तो ये तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करके ये पता लगाते हैं कि किस तरह से धर्म ने जो है वर्तमान समाजों पर प्रभाव डाला है, या फिर धर्म का अन्य धर्मों के साथ क्या संबंध है, किस तरह से वो जो है तालमेल बिठा पा रहे हैं। ये सब चीजें यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक तीसरा पक्ष और निकल कर आता है, वो है समाज और संस्कृति के अन्य पक्षों के संबंध में धार्मिक विश्वास क्या है, व्यवहार क्या है, और संस्थाओं की जांच भी ये लोग करते हैं। तो ये समाजशास्त्र ऐसे करके यहाँ पे धर्म के बारे में सोच रहा है। आनुभविक पद्धति जो होती है खास करके, यानी अनुभव के आधार पर। अनुभव क्या होगा? यानी कोई व्यक्ति किसी धर्म का पालन कर रहा है तो वो अनुभव बताएगा कि हम बीइंग हिंदू या बीइंग एक मुस्लिम, हम धर्म में क्या क्या सीखा है, हमने धर्म से हमें क्या क्या बातें हमने जो है ग्रहण की हैं, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये अनुभव हो गया। लेकिन यहाँ पर जो समाजशास्त्र है ये अनुभव को नहीं मानता है, बल्कि तुलनात्मक अध्ययन करता है। तुलनात्मक पद्धति यहाँ पर इनके लिए महत्वपूर्ण है। और तुलनात्मक पद्धति से अध्ययन करते हुए ये देखते हैं कि जो समाज में प्रचलित पूर्वाग्रह हैं या भेदभाव हैं, ये जो क्यों हैं, क्या धर्म के आधार पर हैं, क्या धर्म ने हमारे समाज में स्तर क्रिएट किए हैं, ये सारे पहलुओं को यहाँ पर देखते हैं। यानी समाजशास्त्री दृष्टिकोण में धार्मिक जीवन को केवल घरेलू जीवन तक नहीं देखा गया है, बल्कि आर्थिक जीवन तक, राजनीतिक जीवन, इन सब के साथ संबद्ध करके यहाँ पर इसे बोधगम्य बनाया गया है। यानी यहाँ पर केवल जो धर्म का प्रभाव है किसी व्यक्ति के घरेलू जीवन तक या उसके व्यक्ति विशेष तक नहीं पड़ता है, बल्कि उसके आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है, राजनीतिक जीवन पर भी पड़ता है। ये सब प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण में आप इन सभी प्रभावों पर धर्म का अध्ययन करेंगे। तो धर्म को हम सबसे पहले जानते हैं, धर्म होता क्या है। धर्म जो है आपका, जो भी आपके ज्ञात समाज हैं, चाहे आपके प्राचीन समाज रहे हों, मध्यकालीन समाज रहे हों या वर्तमान समाज हैं, हर जगह ज्ञात समाजों में विद्यमान रहा है। यहाँ पर यह हो सकता है कि धार्मिक विश्वास जो है और व्यवहार ये एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बदलते रहते हैं। यानी हो सकता है जो धार्मिक विश्वास हमारे जो हैं वो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाने में बदलते रहते हैं। जैसे हड़प्पा संस्कृति में हमारे कुछ धार्मिक विश्वास अलग थे, वर्तमान संस्कृति में हमारे धार्मिक विश्वास कुछ अलग हैं, लेकिन हर धर्म में कुछ समान विशेषताएं होती हैं और वो विशेषताएं आप लिख लीजिए। जैसे हर धर्म में कुछ प्रतीकों का समुच्चय होता है। जैसे हिंदू में क्या है, कुछ प्रतीक हमारे हैं, कुछ देवी देवताओं के प्रतीक हैं, ये शिवलिंग हुआ, ठीक है, या फिर कुछ और भी प्रतीक होते हैं। वैसे ही आपके
ईसाई में क्रॉस वगैरह जो आप देखते हैं, क्रॉस वगैरह जो आप इस तरह से देखते हैं, वो इनका प्रतीक है। तो सबके में अपने अपने प्रतीकों के समुच्चय हैं देखने को मिलेंगे। श्रद्धा या सम्मान की भावनाएं होती हैं, यानी सभी धर्मों में क्या है, श्रद्धा या सम्मान की भावना इन प्रतीकों के प्रति, इन चीज़ों के प्रति या ये स्थानों के प्रति हमारा मन में एक सम्मान की, श्रद्धा की भावना होती है। इनसे रिलेटेड हम लोग अनुष्ठान या समारोह करते हैं। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग क्या करते हैं, धर्म से जुड़े हुए अनुष्ठान वगैरह करते हैं। आप हिंदू हैं तो आप तमाम तरह के अनुष्ठान हुए, जैसे जगराता वगैरह आप करवाते हैं, या फिर कांवड़ यात्रा वगैरह होती है, तमाम तरह के अनुष्ठान होते हैं, या भागवत वगैरह होती है, तमाम तरह के अनुष्ठान जो होते हैं वो करते हैं आप। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, हर धर्म में विश्वासकर्ताओं का एक समुदाय देखने को मिलेगा। यानी धर्म में कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक समूह देखने को मिलेगा, एक समुदाय देखने को मिलेगा जो संबंधित धर्म को यहाँ पर पालन कर रहा है, संबंधित धर्म को फॉलो कर रहा है। तो ये बातें आपको सभी धर्मों में, चाहे हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई, किसी भी धर्म में उठा के देख लें, हर धर्म में यही बातें कॉमन रूप में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो आपकी धर्म की हुई। अब अनुष्ठानिक कार्य जो है, अनुष्ठानिक कार्य आपके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे प्रार्थना करना हुआ अनुष्ठान में, गुणगान करना, भजन गाना, विशेष प्रकार का भोजन करना। यानी कि विशेष प्रकार का भोजन क्या है, जैसे सुना होगा आपने नवरात्रि वाले दिन कुछ लोग नवरात्रि के दिनों में नॉनवेज नहीं खाते हैं, बाद बाकी दिनों खाएं, लेकिन नवरात्रि में नहीं खाएंगे। कोई मंगल को या फिर बृहस्पतिवार को जो है नॉनवेज नहीं लेता है, अंडे नहीं लेता है, या फिर उपवास रखना, ये सब अनुष्ठानिक कार्यों में आ जाते हैं। अनुष्ठानिक जो कार्य होते हैं, इन्हें आपकी जो दैनिक कार्य होते हैं या सामान्य जीवन की जो आदतें होती हैं, उनसे अलग देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, उसका रीजन मैं बता दे रहा हूं। देखिए, आप जब कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक पॉजिटिव एरोमा से भरपूर हो जाते हैं, एक पॉजिटिव आपके अंदर एक भावना आ जाती है, एक पॉजिटिविटी भर जाती है। यानी आप वही कार्य चाहे बेशक घर में करें, लेकिन आपको पॉजिटिविटी नहीं आएगी। और आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि धार्मिक कार्य आप श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, आप सम्मान के भाव से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक सकारात्मक भाव आता है, आप किसी भी धर्म के हों। फॉर एग्जाम्पल, आपके कमरे में अंधकार है, अब अंधकार में क्या होगा, आप रोशनी करना चाहेंगे। अब जैसे घर में हम लाइट जला लें, यानी कि हम लाइट जला लें या मोमबत्ती जला लें अंधेरा हटाने के लिए, तो वो एक सामान्य बात है। लेकिन वही जो हमने जो मोमबत्ती या दिया भगवान के सामने, जो भी हमारा धर्म है, जिस धर्म की हम जो है फॉलोअर हैं, उसके सामने जलाया, तो उसकी एक अलग बात होती है, उसकी एक अलग छटा हमें देखने को मिलती है, हमारे मन में एक अलग भाव जो प्रकट होता है। एग्जाम्पल आपने जैसे देख सकते हैं दिवाली पर वैसे हमारे यहाँ नॉर्मल दिनों में भी हमारे यहाँ बल्ब जलते हैं, हमारे यहाँ नॉर्मल दिनों में भी हम लोग प्रकाश करते हैं, लेकिन दिवाली पर जो प्रकाश होता है उसका एक अलग ही महत्व है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि अनुष्ठानिक जो कार्य हैं वो धार्मिक प्रतीकों से संबंध हैं, और इन्हें प्राय सामान्य जीवन की आदतों और क्रियाविधियों से एकदम भिन्न रूप में देखा जाता है। जैसे दैवी सम्मान में आप मोमबत्ती जला रहे हैं, तो इनका महत्व तो एक सामान्य कमरे में रोशनी करने से बिल्कुल अलग है। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि धर्म में जो कार्य हम करते हैं वो श्रद्धा भाव से करते हैं, और श्रद्धा भाव से करने की वजह से हमारे अंदर एक सकारात्मक भाव आ जाता है, यानी पॉजिटिविटी आ जाती है। यानी जो आप दैनिक जीवन के सामान्य कार्य कर रहे हैं, उनसे अलग हटकर इनके जो कार्य होते हैं, आप जो उनके आपके जो स्थान है, पवित्र स्थान है, उन पर जाते हैं, जैसे चर्च हुए, मस्जिद, मंदिर, तीर्थ, ये आयोजित इनमें जाते हैं। जैसे आप इन स्थानों में जब जाते हैं तो ये चूंकि आपके लिए पवित्र क्षेत्र हैं, तो क्या करते हैं, आप प्रवेश करने से पहले क्या क्या करते हैं, सिर को ढक लेते हैं, या फिर नहीं ढकते हैं, जूते उतार कर जाते हैं, यानी एक विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। ये सब चीज़ें तो होती हैं। यानी चाहे आप हज करने जाएं, मक्का की यात्रा, मक्का मदीना जाएं आप, तो आपके भी वहाँ पर कुछ ना कुछ तो वहाँ पर एक आप देखते होंगे व्हाइट कलर के वस्त्र धारण करते हैं, सर मुड़वा कर जाते हैं, यानी कि आपके सबके अपने अपने अलग अलग बने हुए हैं रीति रिवाज, तो आप उनका पालन करते हैं। सिर को ढकते हैं, नहीं ढकते हैं, कहीं जूते उतारने पड़ते हैं। यानी हम लोग जब मंदिरों वगैरह में जाते हैं जूते पहन के नहीं जाते हैं मंदिर वगैरह में। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, यानी कि हमारे अंदर श्रद्धा की भावना जो है वो पवित्र स्थानों या स्थितियों की पहचान और उनके प्रति सम्मान की भावना हमारे अंदर आ जाती है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी यही पॉइंट जो है ये आपके यहाँ पर आगे अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। इसे लिखना नहीं है, केवल आप समझते चलें। अब यहाँ पर एक व्यक्ति हैं एमिल दुर्खाइम। एमिल दुर्खाइम का आपने जिक्र चैप्टर नंबर 1 से ही आपने देखा था। तो एमिल दुर्खाइम जो है समाजशास्त्री हैं। इन्होंने कहा है इनका अनुसरण करने वाले धर्म के समाजशास्त्री उस पवित्र क्षेत्र को समझने में रुचि रखते हैं जिसे प्रत्येक समाज सांसारिक चीज़ों से भिन्न रखता है। यानी कि एमिल दुर्खाइम का जो अनुसरण करने वाले इनके धर्म के समाजशास्त्री जो हैं, तो इन्हें ये जो है सांसारिक चीज़ों से बिल्कुल भिन्न रख रहे हैं। यानी कि जो पवित्र चीज़ें हैं ये सांसारिक चीज़ों से बिल्कुल अलग हैं। यानी जैसे मंदिर हुआ, मंदिर और घर में बहुत अंतर है भाई, मंदिर और घर में बहुत अंतर है। आप घर में बेशक आप घर में आप झाड़ू लगाएं या ना लगाएं, लेकिन मंदिर में आप साफ सफाई जरूर रखेंगे। तो ये एमिल दुर्खाइम का कहना यही है कि क्योंकि हम जो पवित्र चीज़ें होती हैं उनमें कहीं ना कहीं अलौकिकता का भाव देखते हैं। अलौकिकता का मतलब क्या, सुपर नेचुरल या
भगवान की देन या भगवान का घर के रूप में देख रहे हैं। तो हम इस वजह से इनमें कहीं ना कहीं श्रद्धा सुमन तो है ही है, हमारा श्रद्धा सम्मान तो है ही है, हम कहीं ना कहीं इनमें ईश्वर का अवयव या ईश्वर का तत्व भी देखते हैं, यानी सुपर नेचुरल पावर है। यहाँ पर मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, चर्च हुआ, हम इनमें एक सुपर नेचुरल पावर के रूप में भी इन्हें ट्रीट करते हैं। तो ये आप सेकंड का सब पॉइंट आप लिख लेना, जैसे किसी वृक्ष या मंदिर की पवित्रता से जुड़ा विश्वास, ये सब चीजें हैं। हालांकि इसके बारे में एक बात और ध्यान रखना, आपके कुछ ऐसे भी धर्म हुए हैं जिनमें ये सब चीजें नहीं थी, जैसे आपके आरंभिक बौद्ध धर्म में और कन्फ्यूशियस बाद में अलौकिकता की कोई संकल्पना नहीं थी। अलौकिकता का मतलब क्या है? सुपर नेचुरल पावर जो हमने मानी है, पर ब्रह्म जिसे हम ईश्वर के रूप में जानते हैं, कोई परम शक्ति है जो हमें गाइड कर रही है, परम शक्ति जो है हमें आगे ले जा रही है, परम शक्ति जो है हमारे ऊपर आसपास विद्यमान है। तो आपके आरंभिक बौद्ध धर्म में और कन्फ्यूशियस बाद जो कि चीन में पनपा है, इनमें आरंभिक में ध्यान देना, आरंभिक में यानी बौद्ध धर्म के जो शुरुआत में, जो आपका शुरुआत में जो बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ था उसमें ये बातें नहीं थी। बाद में तो बौद्ध धर्म में बहुत सारी बुराइयां ऐड हो गई, बौद्ध धर्म की शाखाएं आपने देखी होंगी, विभक्त हो गई बाद में, लेकिन शुरुआत के आरंभिक बौद्ध धर्म में अलौकिकता की कोई जगह नहीं थी, यानी कि जो परम शक्ति की यहाँ पर कोई जगह नहीं थी। ये नोट करके आप लिख लेना, क्योंकि हर धर्म का एक जैसा नहीं है, आपके कुछ अपवाद हुई हैं, तो अपवाद आपने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। शुरुआत में यहां पर जिन व्यक्तियों या चीजों को वो पवित्र मानते थे, केवल उनमें ही उनकी श्रद्धा थी, कोई यहां पर ईश्वर के प्रति भाव नहीं था। यानी कि जो जिन व्यक्तियों से मतलब क्या है, बुद्ध को यहाँ पे पवित्र मानते थे, तो यहाँ पे बुद्ध से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनके दांत हैं और भी चीजें, दातून वगैरह हैं जो आप देखते नहीं हो स्तूप वगैरह में रखी जाती हैं, तो उन्हें पवित्र मानते थे, किसी ईश्वर की आराधना नहीं करते थे, परम सत्ता को नहीं मानते थे इसमें। तो ये नोट में आप लिख लेना। यानी लगभग सभी धर्म जो आप अभी देख रहे हैं उनमें तो एक जैसा भाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपके कुछ यहाँ पर अपवाद भी हैं, तो उन अपवादों को आप यहाँ पर लिख लेना। तो अपवाद आपने यहाँ पर देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब धर्म का अन्य सामाजिक संस्थाओं से क्या संबंध रहा है? ऑब्वियसली बात है कि धर्म के वजह से आपके समय समय पर तमाम इतिहास में आप उठा के देखेंगे तमाम तरह के आंदोलन हुए हैं, जिनमें आपके धार्मिक आंदोलन भी प्रमुख हैं। धार्मिक आंदोलन ने जो है आपकी धर्म की जो परिभाषा है फिर से इसे जो पुनर्परिभाषित किया है। साथ ही साथ आपके धर्म से जुड़े हुए जाति विरोधी आंदोलन भी हुए हैं। यानी आपके कुछ धर्मों में हम देखेंगे जो वर्ण व्यवस्था थी उसका बोलबाला था, और वर्ण व्यवस्था का बोलबाला होने की वजह से समाज के ऊपरी पायदान पर कुछ जातियां पहुंच गई थी, और निचले पायदान पर जो जातियां थी वो कहीं ना कहीं तिरस्कार के भाव से देखी जाती थी, उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया गया था। या फिर समाज में कुछ समाजों में धर्म आधारित भेदभाव भी हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ आपके जैसे कुछ आपकी दरगाह वगैरह हैं, मंदिर वगैरह है, जहां पर महिलाओं की एंट्री पहले नहीं थी, लेकिन बाद में आज के समय में जब सुप्रीम कोर्ट वगैरह में मुद्दे गए, मामले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें परमिशन दी है। तो कहीं ना कहीं धर्म ने भी भेदभाव किया है, ये बात हम देखेंगे। धर्म ने भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं भेदभाव किया है, और वो हमें देखने को मिलता है। तो देखिए आपने यहां पर 2 पॉइंट लिख लिए हैं, पॉइंट मैं भूल जाता हूं, ये मेरी कमी है। अब यहां पर धर्म का अध्ययन हम सभी के रूप में क्यों कर रहे हैं? धर्म किसी व्यक्ति की निजी आस्था का मामला ही नहीं है, ये एक सार्वजनिक स्वरूप होता है, इसलिए हम धर्म का अध्ययन हमारे लिए करना जरूरी हो जाता है। 3rd पॉइंट आप ये नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब यहां पर धर्म के बारे में सबके अपने अपने विचार रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय रही है। कुछ शास्त्रीय समाजशास्त्री थे, शास्त्री का मतलब क्या है, आरंभिक समाजशास्त्री जो रहे हैं, क्लासिकल, ठीक है, सोशियलिस्ट। तो उनका मानना क्या था? उनका मानना यह था कि समाज जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा, समाज जैसे जैसे आधुनिक बनता जाएगा, धर्म का प्रभाव कम होता जाएगा, उनका ऐसा मानना था। अब देखते हैं कितना प्रभाव कम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वो हम यहां पर देखेंगे। तो 4था पॉइंट आप लिख लेना कि शास्त्रीय समाजशास्त्रियों का विश्वास था कि जैसे जैसे समाज आधुनिक होता जाएगा, धर्म का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव कम होता जाएगा। तो यहां पर धर्म का प्रभाव कम नहीं हुआ, धर्म के भीतर ही इसकी और शाखाएं निकलकर सामने आएंगी, जिसे हम पंथ के रूप में जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई जो है साकार ब्रह्म में विश्वास रखता है, कोई निराकार ब्रह्म में विश्वास रखता है, धर्म की शाखा ही है। एक साकार का मतलब क्या, मूर्त रूप में कोई मूर्ति वगैरह की आराधना करता है, कोई निराकार ब्रह्म में विश्वास रखता है, यानी कि केवल उपासना मानते हैं कि भाई कोई परम सत्ता है, परम शक्ति है, लेकिन हम किसी मूर्ति में आस्था नहीं रखते हैं। तो वही चीजें हैं, पंथ निरपेक्षता की जो आंदोलन है उदय हुआ है वो इसी से ही हुआ है। ये पंथ निरपेक्षता की संकल्पना जो है ये इसी का ही वर्णन करती है। तो वो देखेंगे कैसे करती है, वो हम यहाँ पर आगे देखेंगे। अब एक यहाँ पर समाजशास्त्री और हुए हैं जिन्होंने आपके समाजशास्त्र में सामाजिक और आर्थिक व्यवहार में धर्म का क्या रोल है ये अध्ययन किया है। ये खास करके यूरोप के संदर्भ में किया है। तो ये मैक्स वेबर हुए हैं। मैक्स वेबर ने किस तरह से अध्ययन किया है वो हम यहाँ पर अब देखेंगे। बात करें मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर 1864 से 1920 के बीच हुए हैं। इन्होंने समाजशास्त्र का सामाजिक और आर्थिक व्यवहार के अन्य पक्षों के साथ धर्म के संबंधों को इन्होंने अध्ययन किया है। इन्होंने यहाँ पर तर्क दिया है, यानी वेबर का तर्क है कि जो कैल्विनवाद है, कैल्विनवाद खास करके प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की एक शाखा है,
तो खास करके जो कैल्विनवाद वाले समर्थक थे ये आर्थिक संगठन के रूप में पूंजीवाद के समर्थक रहे हैं, और पूंजीवाद के विकास में इस कैल्विनवाद वाली शाखा ने काफी योगदान दिया है। यानी इनका मानना क्या था, कैल्विनवाद कैसे आगे बढ़ा है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए कैल्विनवाद के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट आप लिख लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैल्विनवाद होता क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, वो हम देखेंगे। तो कैल्विनवाद के बारे में लिख लेना, कैल्विनवाद प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की एक शाखा है। ये इसी में लिख लेना कि कैल्विनवादियों का जो विश्वास था, इनका विश्वास ये था कि विश्व की रचना भगवान की महिमा के लिए हुई है। इसका अभिप्राय है कि संसार के में किया गया कोई भी कार्य उसके गौरव के लिए किया जाता है। इनका मानना यह संसार में कोई भी काम हम करते हैं वो भगवान के गौरव के लिए करते हैं। और खास करके इन्होंने पूंजीवाद की संकल्पना पर जो है बल दिया है। यानी इन लोगों ने पूंजीवाद की संकल्पना, ये लोग जो थे भाग्य की संकल्पना विश्वास करते थे कैल्विनवादी, यानी कोई स्वर्ग जाएगा कोई नर्क जाएगा इसमें विश्वास करते थे। लेकिन ये कह पाना बड़ा कठिन था कि भाई कौन स्वर्ग जाएगा कौन नर्क जाएगा और कौन कहाँ पहुंचेगा, ये कह पाना कठिन था। लेकिन ये मानते थे कि भगवान की इच्छा के अनुरूप होता है। खास करके इन लोगों ने जो कैल्विनवादी वाले थे ये खास करके ये ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी अर्जित करने के फेवर में थे। यानी ये अर्जित किया गया धन सांसारिक उपभोग में लगाने के लिए नहीं है, बल्कि कैल्विनवाद का सिद्धांत क्या था, मित व्ययता में से रहने का था। यानी कि मित व्ययता का मतलब क्या है, कम खर्च करना है, हमें बचा के रखना, भविष्य के लिए हमें निवेश करना है। तो ये निवेश को एक तरह का पवित्र सिद्धांत मानते थे। निवेश को एक तरह का ये पवित्र सिद्धांत इनमें कैल्विनवाद वाली शाखा में माना जाता है। इन्वेस्टमेंट से अभिप्राय क्या है, हम नई मशीनरी पर नए संसाधनों पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि हम उन पर धन खर्च करके और ज़्यादा पैसा कमा सकें, उसे हम निवेश कहते हैं। यानी पूंजीवाद के केंद्र में निवेश की संकल्पना क्या है, ये पूंजी निवेश करके जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बनाई जाएं जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, उसे हम इन्वेस्टमेंट के रूप में जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे जो कैल्विनवाद वाली शाखा थी इसने धर्म के, यानी धर्म का जो व्याख्या थी वो धर्म की व्याख्या के अकॉर्डिंग आर्थिक विकास पर भी प्रभाव डाला है। ये आप समझ रहे हैं, कैल्विनवाद वाले जो लोग थे वो ज़्यादातर लोग पूंजीवादी लोग कहलाए। जो ज़्यादातर लोग इनमें उदय हुआ कैल्विनवाद के समर्थकों में, वो पूंजीवादी वर्ग इसी कैल्विनवाद का समर्थक रहा है। ये बात और यहाँ पर आप ऐड कर लेना, ठीक है। यानी कैल्विनवाद के जो फॉलोअर थे, कैल्विनवाद की जो शिक्षा थी वो उन्हीं लोगों में पनपी जो पूंजीवाद के समर्थक थे, या जिनकी बड़ी बड़ी उद्यमियां या बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह स्थापित थी, उन्हीं लोगों के मध्य विचार ज़्यादा पनपे थे। तो ये यहाँ पर मैक्स वेबर ने यहाँ पर साफ साफ एंड में कहा है कि भाई कि वेबर यह तर्क प्रस्तुत करने में सक्षम थे कि धर्म इस मामले में कैल्विनवाद के आर्थिक विकास पर प्रभाव डालता है। यानी इन्होंने साफ साफ कहा कि धर्म ने ही कैल्विनवाद का जन्म दिया है, और कैल्विनवाद आप देख सकते हैं कि धर्म ने कैसे आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया है। तो कहीं ना कहीं धर्म जो है वो प्रभावित जरूर करता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम भारत के संदर्भ में ले लेते हैं। भारत में आप देखेंगे आपके ज़्यादातर जो उत्तर भारत की बात करते हैं, उत्तर भारत में आपकी जो जानते हैं कि उत्तर भारत में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। तो खास करके आपकी नॉन वेज की दुकानें वगैरह हैं या नॉन वेज की फैक्ट्रियां वगैरह हैं, तो नॉन वेज से जुड़े हुए काम हैं वो हिंदू व्यक्ति करना नहीं चाहता है। तो धर्म कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि धर्म जो है प्रभाव डाल रहा है। यानी कि जो व्यक्ति हैं यहाँ पर उत्तर भारत में ज़्यादातर लोगों की बिलीव है, विश्वास यही है कि हमारे धर्म में जो है नॉन वेज वगैरह का बिल्कुल स्थान नहीं है। हम लोग नर पक्षी नहीं है, मांस पक्षी नहीं है, यानी हम लोग एकदम शाकाहार को बल देते हैं। हमारे धर्म में यही कहा गया है, यानी कहा जो जीवों पर दया करो। तो आप देखेंगे उत्तर भारत में ज़्यादातर जो व्यवसाय वगैरह हैं वो इस तरह के व्यवसाय नहीं है। यानी लोगों ने, जो हिंदू लोग हैं उन्होंने व्यवसाय अपने उसी अकॉर्डिंग चुने हैं। यानी किसी की हम पर हत्या ना हो, किसी पर हमारे ऊपर जो है जो किसी का पाप ना चढ़े। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे धर्म ने आपकी आर्थिक क्रियाओं को भी यहाँ पर नियंत्रित किया है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ मैं, संपूर्ण भारत की नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना आप। तो उत्तर भारत में आपको ज़्यादातर अधिकतर हिंदू समुदाय जो है आपको प्योर वेजिटेरियन देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने अपना व्यवसाय उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे फिक्स किया है। वहीं आपके जो जैसे आपके जो है मांस मछली वाले व्यवसाय हैं वो अन्य धर्मों ने, या जिन धर्मों में इससे जुड़ी हुई कोई बाध्यताएं नहीं थी कि भाई वेज अपनाना है या नॉन वेज अपनाना है, उन लोगों ने वो वैसे व्यवसाय अपना लिए हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो राजनीतिक बहस है या आर्थिक स्थितियां हैं, लिंग संबंधी मानक हमेशा धार्मिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये हमेशा ये सब चीज़ें धार्मिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं, और धार्मिक व्यवहार भी है, धार्मिक मानक, सामाजिक समझ, ये सब इन सब चीज़ों को निर्धारित करते हैं, इन सबको प्रभावित भी करते हैं और निर्धारित भी करते हैं। विश्व में जो आप देख रहे हैं कि धर्म ने किस तरह से लोगों के जीवन को निर्धारित किया है। धर्म ने जो है सबकी अपनी अपनी एक अलग व्याख्या दी है। जैसे आपने देखा होगा हमारे सती प्रथा वगैरह रही है, सती प्रथा में भी धर्म का योगदान था। यानी सती प्रथा पर जब प्रतिबंध लगाया गया था, तमाम जो धर्माचार्य थे वो बहुत ज़्यादा अंग्रेजी शासन से रुष्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे। उनका मानना यह था कि आपका सती प्रथा में रोक लगाने वाला फैसला क्या है, हमारे धर्म में हस्तक्षेप है,
तो तमाम चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है धर्म जो प्रभाव नहीं डालता, धर्म आपके वर्तमान समाजों पर भी प्रभाव डालता है। तो धर्म आप लोग जानते होंगे, हम सब लोग कहीं ना किसी धर्म का पालन करते हैं, और उसमें कुरीतियाँ क्या हैं, कैसे हमारा जीवन उनसे बंधा हुआ है, कैसे हमें उनका पालन करना होता है, आप समझते होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर समाज शास्त्र में किताब पढ़ने से ज़्यादा, लिखने से ज़्यादा, या चीज़ें जो हैं आपकी खुद पर समझ से आधारित हैं। यानी आप जितना समझ लेंगे अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को रखकर देख लेंगे अपने आप को समाज में, आप उतना ज़्यादा अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। किताब से ज़्यादा आप ग्रहण कर पाएंगे। जब आप खुद उस चीज़ को अपने कसौटी पर तोलेंगे तो आप अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। तो धर्म के बारे में कुछ ऐसे ही विचार हैं। तो धर्म यहाँ पर पूरा हो गया है। ठीक है, धर्म आपने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन कैसे प्रभावित करती है वो भी हम देखेंगे। देखिए शिक्षा जो है आपकी, ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें सीखने की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल होती हैं। यानी एजुकेशन क्या है, लर्निंग क्या है, ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। औपचारिक का मतलब क्या है कि आप किसी स्कूल में गए और वहां पर आप प्रॉपर रूप में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसे औपचारिक कहेंगे। अनौपचारिक का मतलब क्या है कि आपके इर्द गिर्द आपके जो बड़े भाई बहन हैं, आपके परिवारीजन हैं, आपका समाज है, वहां से आपको सीखने को मिल रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अनौपचारिक है। शिक्षा कभी खत्म क्यों नहीं होती? अब जैसे आप मान लीजिए सपोज दैट आप उम्र अगर 60 साल से प्लस हो गई, अब 60 साल के बाद आपको कोई चीज़ ये बताई जाए कि इससे क्या होता है कि आप ये खाने से जो है सर्दी हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे, तो ये क्या है? एक एजुकेशन ही तो, शिक्षा ही तो है। शिक्षा हमें कहीं भी मिल सकती है, रिक्शे वाला भी हमें शिक्षा दे सकता है। तो शिक्षा का जरूरी नहीं है कि शिक्षा स्कूल में ही मिले, कहीं भी मिल सकती है। मोरल एजुकेशन भी होती है यहाँ पर। तो शिक्षा के दो स्वरूप हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आपने शिक्षा के बारे में लिख लिया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं शिक्षा कैसे मानव जीवन को प्रभावित करती है। हम वही सब चीजें बताई गई हैं। हम में से बहुतों के लिए विद्यालय उच्च शिक्षा के अंतर में रोजगार प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण कदम है, और हम में से कुछ के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक दक्षताएं प्राप्त करने का साधन भी हो सकता है विद्यालय। यानी हम में से कुछ लोग क्या कहें, हम जो आपके हायर एजुकेशन है क्यों जाते हैं, विद्यालय क्यों जाते हैं? ताकि हम अच्छे रोजगार के साधन प्राप्त कर सकें, अच्छी जॉब प्राप्त कर सकें, इसीलिए तो अच्छे स्कूल जाते हैं। भाई हम में से कुछ लोग इसलिए भी जाते हैं कि हम वहाँ पर सामाजिक दक्षताएं प्राप्त कर सकें, क्योंकि शिक्षा ही हमें जो है समाज में हमारी परिस्थिति और हमारा जो स्टेटस, हम कह सकते हैं स्टेटस और रोल, ये तय करती है। ये बात हम चैप्टर नंबर 1 में हमने देखी थी कि भाई एक कारक शिक्षा भी है। शिक्षा भी आपका जो स्टेटस और रोल तय करने में भूमिका निभाती है। चैप्टर नंबर 2 में देखा था आपने ये सब चीजें। तो वही सब चीजें बताई गई हैं। अब यहाँ पर शिक्षा को लेकर भी यहाँ पर मतभेद हैं। शिक्षा को लेकर भी यहाँ पर कुछ चीजें हैं, वो हम आपको देखेंगे नीचे। अब यहाँ पर बताया गया है कि साधारण समाजों में क्या होता था। साधारण समाज से अभिप्राय देखिए, साधारण समाज या जटिल आधुनिक समाज का मतलब क्या है? साधारण समाज का मतलब क्या है? पुराने वाले समाज, आज से 60 साल पहले वाली स्थिति क्या थी, जब हमारे देश में शिक्षा का प्रॉपर स्वरूप नहीं था, प्रॉपर रूप से शिक्षा नहीं थी, तब क्या था स्थिति। तो पुराने समाजों की तुलना आज के समाज से की गई है। तो साधारण समाज जो आपके रहे हैं, आज से 200 या 300 साल पहले के समाज रहे हैं, वहां पर औपचारिक शिक्षा का बोलबाला नहीं था। वहां पर खास करके आपको इनफॉर्मल शिक्षा, यानी कि अपने बड़ों से, अपने इर्द गिर्द आपके परिवारीजन हैं, आपके माता पिता हैं, उनसे तौर तरीके, प्रथाएं वगैरह आप सीखते थे और उन्हें अपने जीवन में आप ढाल लेते थे। देखिए मैं नहीं समझता ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत है। ये मैं नहीं समझता हूँ कि लिखने की ज़रूरत है। ये तो चीज़ें आपको मौखिक तौर पर आनी चाहिए। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं, चाहे आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं लिखवा इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ लोग बाद में कमेंट करेंगे सर हमें पता ही नहीं चला। तो यहाँ सेकंड पॉइंट लिख लेना आप कि साधारण समाज जो है, साधारण समाज से मतलब क्या? प्राचीन समाज, पुराने समाज, आज से 100 या 150 साल पुराने समाज। तो इनमें विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं थी, औपचारिक शिक्षा नहीं होती थी। यहाँ पर जो बच्चे सीखा करते थे वो अपने परिवारीजनों से, अपने आसपास के समाज से जो प्रथाएं वगैरह हैं, तौर तरीके हैं, उन्हें सीख लेते थे। बल्कि जटिल समाजों में अब हम आ जाते हैं। जटिल समाजों में शिक्षा के लिए खास करके, क्योंकि जटिल समाज जो है पूरा आर्थिक विभाजन पर आधारित है, यहाँ पर लगातार यही मांग है कि जिसके पास विशिष्ट कौशल होगा वो उसी अकॉर्डिंग अपने जो धन अर्जन करेगा, आर्थिक अभिवृद्धि करेगा। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षा एक नैसर्गिक यानी नेचुरल चीज बन गई है। यानी बच्चा जो है अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तभी वो अच्छी उपलब्धि हासिल कर पाएगा। जटिल समाजों में यहाँ पर ये बना हुआ है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप लिख लेना, यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आप ये नोट कर लेना कि जटिल समाजों में श्रम का आर्थिक विभाजन बढ़ रहा है। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा और दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो ऐसे करके यहां पर जटिल समाजों में क्या है, किसके लिए फोकस कर रहे हैं? स्कूल जाने के लिए। क्या आप एक स्पेसिफिक डोमेन में जाओ जो है आप पारंगत हो जाएं, यानी आप जिस लाइन में जाना चाह रहे हैं, जिस चीज को अपनाना चाह रहे हैं, उसमें आप पारंगत हो जाएं, तो आपके लिए आर्थिक अवसर जो है और ज्यादा बढ़ जाएंगे।
अब यहाँ पर एक सवाल निकल कर आता है कि अब ये तो फॉर्मल शिक्षा की बात होगी, अब ऐसे में जो इनफॉर्मल शिक्षा है वो कैसे प्राप्त करेंगे, यानी यहाँ पर क्या अभिभावक देंगे या फिर अगली पीढ़ी तक कैसे ये संप्रेषित होगी, कैसे ट्रांसमिशन होगा इसका, कैसे इसे जो कम्युनिकेट होगी, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर खास करके जो आपकी फॉर्मल शिक्षा है, फॉर्मल शिक्षा में आपके कुछ अमूर्त सार्वभौमिक मूल्य आ जाते हैं जो कि किसी व्यक्ति को बिल्कुल अलग बना देते हैं। अमूर्त सार्वभौमिक मूल्य का मतलब क्या है, यानी ऐसे मूल्य जो आपके पूरे समाज में प्रचलित हैं, यानी पूरे यूनिवर्सल हैं, यानी पूरे समाज में उन्हें मान्यता प्रदान की गई है। तो खास करके आपने देखा होगा हमारे विद्यालय जो होते हैं वो हमें ये सब चीज़ें भी हमें प्रदान करते हैं। यानी आधुनिक समाजों में अगर आप देखें तो आधुनिक समाजों में आपके जो विद्यालय हैं वो आपको खास करके एकरूपता, मानकीकृत और प्रेरणाओं और सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इनमें की जाती है। यानी कि आप देखेंगे आधुनिक विद्यालयों में क्या है, एक रूपता के लिए एक जैसा ड्रेस कोड होता है, कुछ मानक होते हैं। मानक का मतलब क्या है कि आपको इतना ऐसे एग्जाम वगैरह लिए जाते हैं, एग्जाम में आप पास हो जाएंगे तभी आपको अगली कक्षा में भेजा जाएगा, तो एक मानक है वहाँ। प्रेरणा ली जाती है, प्रेरणा का मतलब क्या है, समाज में जो अच्छे विचार हैं, आपके जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक रहे हैं उनके विचार लिए जाते हैं, कुछ और यहाँ पर आपके जो धार्मिक विचारक रहे हैं उनके विचार लिए जाते हैं। तो ऐसे करके एक सोच जो है आपके अंदर डेवलप की जाती है कि आपको कैसे समाज में कैसे जीवन यापन करना है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आज साधन जो बन गए हैं वो आपके विद्यालय बन गए हैं। तो चौथा पॉइंट आपने लिख लिया होगा। जबकि आपके जो सामान्य समाज से अभिप्राय जो पुराने समाज हैं उनमें क्या था, उनमें भाई आपका परिवारीजन है, आपके नातेदार हैं, आपके आस पड़ोस का समाज है, वो आपको बताता था कि आपको कौन से क्रियाकलाप अपनाने हैं, कौन से रीति रिवाज फॉलो करने हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, आपके विद्यालय से आपको पता चल रहा है। ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे, यानी विद्यालय में आप देखेंगे विद्यालयों में एक जैसी यूनिफॉर्म होती है बच्चों की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब एमिल दुर्खाइम ने यहाँ पर फिर कहा है, एमिल दुर्खाइम का एक विचार फिर से आया है यहाँ पर, उन विचारों के बारे में जानेंगे। तो एमिल दुर्खाइम के अनुसार कोई भी समाज एक सामान्य आधार, कुछ विचारों, मनोभावों और व्यवहारों के बगैर जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पर इनका मानना यही है कि इसे शिक्षा के द्वारा सभी बच्चों को बिना भेदभाव के संप्रेषित किया जाना चाहिए। यानी कि एक कोई समाज है उसमें कुछ सामान्य विचार होते हैं, कुछ मनोभाव होते हैं, व्यवहार होते हैं, ये तो होते ही होते हैं, इनके बगैर समाज जो है जीवित भी नहीं रह सकता है। तो आधुनिक समाजों का फर्ज ये बनता है कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। स्कूल में भेजने के से उन्हें क्या होगा, ये सब चीज़ें उन्हें ग्रहण करने को मिल जाएंगी कि भाई क्या क्या हमारे अंदर एक माइंड मेकअप बनना चाहिए, कैसे व्यवहार करना है हमें, तो ये सब चीज़ें वो तौर तरीके वो सीख पाएंगे। अब यहाँ शिक्षा को लेकर मतभेद है, शिक्षा को लेकर यहाँ पर चीज़ें हैं। अब देखिए प्रकारवादी शिक्षा को कैसे ले रहे हैं और यहाँ पर वही कार्ल मार्क्स की विचारधारा वाले वो शिक्षा को कैसे देख रहे हैं वो भी हम देखेंगे। अब शिक्षा को लेकर इनके जो है भाई मूल्यों के प्रति, मूल्य का मतलब क्या है, उचित अनुचित करने की जो हमारी जो है तो वो चीज़ें बताई गई हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है, ये चीज़ें हमें बताई गई हैं। जैसे नैतिक मूल्य जिन्हें बोलते हैं, समाज में जीवन जीने के लिए हमारे लिए नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे स्कूल में आपको बताया जाता है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये कहाँ से हमें स्कूल से पता चलता है, कुछ लोगों को घर से भी पता चल जाता है कि बड़ों के आपको चरण स्पर्श करने हैं, उनका अभिवादन करना है, इस तरह की शिक्षा दी जाती है। सब चीज़ें आपने देखी होंगी, कैसे मैनर्स में बात करनी है, ये सब शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है, स्कूल से मिलती है। यानी हमारे माइंड में ये मूल्य हमारे स्कूल से स्थापित किए जाते हैं। अब प्रकारवादी दृष्टिकोण यहाँ पर कैसे देख रहा है, शिक्षा को प्रकारवादी दृष्टिकोण कैसे देख रहा है वो भी हम देखेंगे। प्रकारवादियों के लिए जो है शिक्षा जो है सामाजिक संरचना को बनाए रखती है। इनका मानना यह शिक्षा के जरिए जो सामाजिक संरचना है ये बनी रहती है और खास करके इसका नवीनीकरण भी करती है शिक्षा। यानी मान लीजिए समाज में कुछ प्रचलित बुराइयां हैं तो शिक्षा के माध्यम से वो खत्म भी होती हैं और वो नवीन समाज की रचना करती हैं। और शिक्षा के जरिए ही हमारी संस्कृति का संप्रेषण होता है और विकास भी होता है। संस्कृति का संप्रेषण का मतलब क्या है कि हम जान पाते हैं कि आज से हमारे 50 साल पहले क्या चल रहा था देश में, अब क्या चल रहा है, पुरानी परिस्थितियां कैसी थी, हमारी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। तो कहीं ना कहीं हम समाजों का भी अध्ययन करते हैं शिक्षा के जरिए। तो कहीं ना कहीं प्रकारवादी दृष्टिकोण में क्या है कि इसके जरिए हमारी जो है कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना तो बनी रहती है, इसका नवीनीकरण भी होता है और संस्कृति का संप्रेषण और विकास भी हमारा शिक्षा के जरिए होता है। अब यहाँ पर एक चीज निकल कर आती है, शैक्षणिक व्यवस्था समाज में व्यक्तियों को अपनी भावी भूमिका के चयन और आवंटन के लिए भी एक आवश्यक है। यानी कि कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसी अनुरूप वो अपने क्या बनना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है जीवन में, वो भी वो तय कर लेगा। यानी आपकी स्टेटस और रोल ये आपका तय करने में आपकी शिक्षा भी भूमिका निभाती है। यानी मान लीजिए आज आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर जाएंगे, किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे तो समाज में आपका एक स्टेटस क्रिएट हो जाएगा कि हाँ आप आईएएस हैं, आप पीसीएस हैं, जो भी हैं, ठीक है, एक स्टेटस क्रिएट हो जाएगा। और मान लीजिए आप कुछ भी नहीं कर पाए, यानी शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप जीरो रह गए, तो क्या होगा, समाज में आपका स्टेटस कायम नहीं हो पाएगा। तो परिस्थिति और भूमिका के बारे में हमने जाना था कि परिस्थिति भूमिका आपकी शिक्षा से भी तय होती है। तो 7वां पॉइंट आप
लिख लेना कि शैक्षणिक व्यवस्था समाज में व्यक्तियों की अपनी भावी भूमिका के चयन और आवंटन के लिए एक महत्वपूर्ण, ये लिख लेना, क्रियाविधि है। ठीक है, यानी वही चीजें लिखी खुद को साबित करने के लिए क्षेत्र के रूप में भी माना जाता है शिक्षा को। आप जानते होंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब यहां पर स्तरीकरण को भी यहां पर बताया गया है। जो आपके प्रकार्यवादी दृष्टिकोण तो आपने देख लिया, अब यहां पर संघर्षवादी दृष्टिकोण हम देखते हैं। संघर्षवादियों का मानना यह है, इनका मानना यहां पर देखा गया है कि समाज को असमान रूप से विभेदकारी मानने वाले समाजशास्त्रियों की शिक्षा स्तरीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है। इनका मानना यह है कि समाज में जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उसका स्वरूप एक जैसा नहीं है, समान नहीं है। कुछ बच्चे जो हैं अच्छे खासे स्कूल में, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम के भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उनके मध्य कैसे अवसरों की समानता कैसे स्थापित हो पाएगी? खास करके आप यूपीएससी एग्जाम में भी देखते होंगे, टॉप 100 में जो है आपके हिंदी माध्यम वाले घुस ही नहीं पाते हैं। टॉप 100 में टोटल इंग्लिश मीडियम वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले जो हैं वो मैदान मार ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विभेदकारी प्रश्न तो लगता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है, बिल्कुल लग जाता है। मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा कि हिंदी माध्यम वालों का लगातार यहाँ पर उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है, वहीं अंग्रेजी माध्यम वाले लगातार यहाँ पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो वही चीज यहाँ पर आप इसे कोरिलेट करेंगे तो आप समझेंगे इसे कि समाज को असमान रूप से विभेदकारी मानने वाले समाजशास्त्रियों की शिक्षा स्तरीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है। यानी कि कहीं ना कहीं शिक्षा का जो स्वरूप है, शिक्षा हमने अच्छी शिक्षा कहीं अच्छे स्कूल में अगर ग्रहण की है या हम किसी लोअर स्कूल से बिलोंग करते हैं, लोअर का मतलब क्या है, जहां पर बहुत सारी चीजें फैसिलिटी हमें मुहैया नहीं करवाई गई थी, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। वहीं जो अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो कॉन्फिडेंस हाई रहने की वजह से क्या होता है, वो अपने जीवन में तरक्की ज्यादा कर पाते हैं और आगे ज्यादा जा पाते हैं। तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर वही से है कि हम अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में जाते हैं। तो इनका मतलब वही है कि इनका तर्क यही है कि विद्यालय शिक्षा में कुछ संभ्रांत और सामान्य के बीच भेदभाव होता है। संभ्रांत का मतलब क्या है, अमीर तबका, यानी कि जो संभ्रांत है, संभ्रांत का मतलब यही है जो समृद्ध लोग हैं और वो सामान्य लोग हैं। तो यहाँ पर संभ्रांत लोग होते हैं, इनके बच्चे क्या है, जब अच्छे स्कूलों में जाते हैं, यानी विशेषाधिकार प्राप्त विद्यालयों में जाने वाले बच्चों में कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास है, बहुत ज़्यादा होता है। और वहीं जो कॉन्फिडेंस, यानी कि जो बच्चे जो है आपके जो बच्चे हैं नॉर्मल स्कूलों में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, केवल नॉर्मल शिक्षा है, तो उनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है और ये विपरीत भाव का अनुभव कर सकते हैं। आप देखते भी होंगे, अगर एक सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे को कहा जाए कि यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, तो उसके लिए बड़ा आसान है, उसके लिए टफ नहीं है, क्योंकि उसके ने आपकी जो डेली उसका रूटीन रहा है, डेली रूटीन में उसकी जो को करिकुलर एक्टिविटी है वहां पर उसने ये सब चीजें झेली हैं, देखी हैं। वहीं एक हिंदी माध्यम का बच्चा है, उसके लिए बहुत दिक्कत होगी, कैसे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, एक कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो वही चीज बताई गई है, कहीं ना कहीं शिक्षा के जरिए स्तरीकरण हुआ है, वो चीजें आपके सामने यहाँ पर रखी गई हैं। तो वो एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल चाहे आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने संघर्षवादी दृष्टिकोण भी यहाँ पर बता दिया है। यहाँ पर एक पाठक जी हैं, इनका पाठक जी का ही ये अध्ययन है, ये आपने ये देख लिया ये वाला। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, उदाहरण दिया गया है SC/ST के बच्चों के संदर्भ में दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है स्कूल के अध्ययन के दौरान कि फसल के समय विद्यालय आए तो आपको अनुसूचित जाति जनजाति का एक बच्चा भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनके माता पिता उस दौरान खेतों में काम करते हैं और ऐसे में बच्चों के पास कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं। तो ये सब चीजें हम देखने को मिलेंगी। वहीं बहुत सारी SC/ST समुदाय की लड़कियां हैं, 10 वर्ष की एक लड़की जो है वो घर का पूरा काम है, यानी भैंस, यानी जो पशु पाले जाते हैं उनका पूरा काम करती है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी देखेंगे कि लिंग और जातिगत भेदभाव किस तरह से शिक्षा के अवसरों का अतिक्रमण करते हैं। यानी कि लिंग और जातिगत भेदभाव के अकॉर्डिंग भी आप देख रहे होंगे तमाम बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर रहे हैं। SC/ST का प्रतिशत ज्यादा है इसमें, ये बात हम पहले भी देख चुके हैं, जान चुके हैं। और किसी बच्चे को अच्छी नौकरी मिलने के अवसर अनेक सामाजिक कारकों से प्रभावित होते हैं, ये चीज भी हमने देखी। यानी बच्चा अगर अच्छे स्कूल में पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो है सफल होने की जो प्रोबेबिलिटी है बढ़ जाती है। और वहीं कोई बच्चा जो मध्यम वर्गीय स्कूल से या फिर नॉर्मल स्कूल से पढ़ा हुआ है तो उसकी सफल होने की जो कह सकते हैं पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी वो कम रह जाती है। ये चीजें हम देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ऊपर चीजें ये चीजें देखी भी है, इस एग्जाम्पल में देखी भी हैं। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि ये जो कारक हैं आपके, ये जो कारक हैं ये मानव जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो यहां पर आप ना तो फंक्शनिस्ट की तरफ हो सकते हैं, ना ही आप संघर्षवादियों की तरफ हो सकते हैं। हमें दोनों के विचारों को देखकर चलना है। ये देखिए, ये जो विचार है आप इससे बिल्कुल सहमत होंगे।
यानी ये विचार मेरे मन में भी कई बार आया कि काश मैं सीबीएसई बोर्ड से होता, अंग्रेजी माध्यम से होता तो अच्छा कर पाता, अच्छी खासी अंग्रेजी जानता तो अंग्रेजी वालों का बोलबाला है वर्तमान समाज में, मुझे भी कभी कभी लगा है। तो ये हकीकत बात है। यानी जब आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, या एक बच्चा जो है कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हो, अच्छे खासे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हो, एक वही बच्चा जो है एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जो है जीवन में, हमारे समाज में, हमारी इज्जत, हमारी जो परिस्थिति है, हमारी जो अचीवमेंट है, इनके निर्धारण में भी ये भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे करके आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। देखिए मुझे बड़ा दुख हुआ, पहले आप इतने दिन से कमेंट कर रहे थे सर सोशियोलॉजी क्यों रोक दी, क्यों रोक दी। अब जब वीडियो आने लगे हैं तो आप अब देख नहीं रहे हैं, कम से कम आप वीडियो देखिए, तो कम से कम उसे समझिए, तो जानिए। तो आप में से कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट आया था कि क्या सर सोशियोलॉजी का ये पोर्शन है, ये पोर्शन ही काफ़ी है ऑप्शनल के लिए। देखिए आप एक बात तो आपको मैंने बार बार बोल रही है और अब भी बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी जो है वो बेस है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बेस होता है। इसके बाद यानी आप ये पहले ये तो कवर कर लीजिए, आप यहाँ तक का रास्ता कवर कर लेंगे, एनसीईआरटी का रास्ता कवर कर लेंगे, आपके माइंड में एक बेस तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद का जो होगा आपका ऑप्शनल का वो मैं बता दूंगा। अब अभी से आप उसका वो बनाने लगे ओवरव्यू कि सर क्या पढ़ना उचित है या अनुचित है, भाई पढ़िए। तो समाजशास्त्र की ये बात हो रही है, समाजशास्त्र की यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। आप जो है ऑप्शनल के हिसाब से आप जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो मैं बता दी जाएंगी आपको, तो आप उनका अध्ययन भी कर लेंगे, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। आप पहले से ये नकारात्मक थिंकिंग क्यों बनाए बैठे हैं कि हम एनसीईआरटी ना पढ़कर हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हों, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हों, वो आपके माइंड में छूट जाएं और आप उनकी वजह से उस किताब को ढंग से पढ़ ना पाएं। और आप एनसीईआरटी कवर कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप स्टैंडर्ड किताब को भी अच्छे से कवर कर पाएंगे, जान पाएंगे उनकी जो परिभाषाओं को, उनकी जो चीज़ों को। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।